हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोगों ने पिछले सेशन में एमैल्गमेशन ऑफ कंपनीज के टॉपिक में डिस्कस किया था परचेज कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और मैंने आपको बेसिकली ये समझाया था दैट परचेज कंसिडरेशन इज द एग्रीगेट ऑफ द पेमेंट्स दैट आर बीइंग मेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी बाय द ट्रांसफरी कंपनी। यानी कि जो कंपनी खरीद रही है कौन सी कंपनी को, वेंडर कंपनी को, तो जो वेंडर कंपनी के ओनर्स को पेमेंट करा जाएगा, यानी कि वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट किया जाएगा, उसी टर्म को अपन क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, और इस क्लास से पहले हमने और भी काफी सारी चीजें पढ़ी थी, जैसे कि हमने समझा था द डिफरेंस बिटवीन द एमैल्गमेशन, अब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। उसके अलावा हमने दो टाइप्स के एमैल्गमेशन के बीच में जो डिफरेंसेस थे उनको भी समझा था। That was amalgamation in the nature of merger and amalgamation in the nature of purchase। तो एक बार हम फिर से क्यों ना इस पॉइंट को रिवाइज करें कि हम मर्जर किसे कहते हैं और परचेज किसे कहते हैं। तो आपको याद होगा इसके अंदर 5 अलग अलग कंडीशंस थी। अगर पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तब तो हम उसे कह देते हैं एमैल्गमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। बट अगर पांचों में से कोई सा भी एक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो पाए, इट बिकम्स एमैल्गमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। नाउ व्हाट आर दोस 5 कंडीशंस? इफ इट इज अ प्योर मर्जर, यू हैव टू ट्रांसफर ऑल योर एसेट्स एंड ऑल योर लायबिलिटीज। यानी कि जो ट्रांसफर कंपनी है, जो वेंडर कंपनी है, वो अपने सारे के सारे एसेट्स और सभी तरह की लायबिलिटीज ट्रांसफर कर देगा। किसको ट्रांसफर करेगा? परचेजिंग कंपनी को या फिर ट्रांसफरी कंपनी को। सेकेंडली, जितने भी शेयर होल्डर्स ट्रांसफरर कंपनी के होंगे उनमें से कम एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर्स ये एग्री करेंगे कि वो न्यू कंपनी के भी शेयर होल्डर्स रहना चाहते हैं। यानी कि इसका मतलब जो पेमेंट किया जाएगा वो ऑब्वियस सी बात है शेयर्स के फॉर्म में करा जाएगा, क्योंकि अगर आपने शेयर्स के अलावा किसी और फॉर्म के अंदर पेमेंट करा तो जो पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे वो शायद नई कंपनी के शेयर होल्डर्स ना बन पाए। इसमें एक एक्सेप्शन था कि जब भी हम शेयर से पेमेंट करेंगे और कोई फ्रैक्शनल शेयर्स का पेमेंट आ जाता है तो फ्रैक्शनल शेयर्स का पेमेंट हम करेंगे इन कैश। उसके अलावा एक और यहां पे कंडीशन था, कंडीशन नंबर 4, विच वाज दैट द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी मस्ट बी कंटिन्यूड बाय द ट्रांसफरी कंपनी। तो ट्रांसफरर कंपनी का जो बिजनेस है वो शट डाउन नहीं होगा, चाहे से कंपनी वाउंड अप हो चुकी है, कंपनी किसी और को सेल आउट हो चुकी है, बट जो बिजनेस है वो आज भी कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। एंड द लास्ट कंडीशन वाज कि जब भी हम यहां पे ट्रांसफर करेंगे तो जो ट्रांसफर होगा एसेट लायबिलिटी का वो बुक वैल्यूज पे होना चाहिए। अगेन देयर वाज एन एक्सेप्शन। यहां पे अगर हम यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट करने के लिए अगर वैल्यूज में एडजस्टमेंट करते हैं तो उतना एडजस्टमेंट अलाउड है, उसके अलावा आप यहां पे फेयर वैल्यूज या मार्केट वैल्यूज पर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती है, इट बिकम्स व्हाट, एमैल्गमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। मोर ओवर हमने एक बात और समझी थी मेथड ऑफ अकाउंटिंग को लेकर भी, इफ इट इज इन द नेचर ऑफ मर्जर यू हैव टू फॉलो द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, और अगर इन द नेचर ऑफ परचेज होगा यू हैव टू फॉलो द परचेज मेथड। ठीक है, उसके बाद हमने मेन टॉपिक परचेज कंसिडरेशन पर आ गए थे और हमने यहाँ पे देखा था 4 अलग अलग मेथड्स हैं टू फाइंड आउट दी परचेज कंसिडरेशन। ऑल्दो आपको मैंने बताया था कि आपके लिए जो मोस्ट पॉपुलर मेथड्स हैं दे आर दी नेट पेमेंट मेथड एंड दी नेट असेट मेथड। ठीक है, और आज हम लोग आज की क्लास में इन्हीं दोनों मेथड्स के ऊपर कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और समझेंगे कि इसका एप्लीकेशन कैसे होगा एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो एक बार हम याद करें व्हाट इज मेंट बाय परचेज कंसिडरेशन। में टेक्निकल डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल लेमन लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। हमने बिजनेस परचेज करा, हमने ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस परचेज करा एंड वी आर द ट्रांसफरी कंपनी। सो इफ आई एम द ट्रांसफरी कंपनी एंड आई हैव परचेज्ड अ बिजनेस फ्रॉम XYZ कंपनी, तो मैं XYZ कंपनी को उसके बिजनेस अक्वायर करने के बदले कुछ पेमेंट करूंगा ना, तो ये जो मैंने पेमेंट करा इसी को अपन क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन इन द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर टेक्निकली देखा जाए तो हमने XYZ कंपनी के ओनर्स को यानी कि शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट किया है इंस्टेड ऑफ बाइंग देयर बिजनेस, इसी को अपन क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। नाउ इट ऑल्सो मीन्स दैट if I have agreed, if the transferee company has agreed
to pay off their liabilities such as creditors, debenture holders, outstanding expenses, etc. etc. तो इसको अपन purchase consideration में include नहीं करते हैं, ठीक है ना. The only payments that we are including is the payment made to the owners, nothing else. Are you getting my point? Now, what is the biggest difference between the net payment method and the net asset method? इनमें अंतर क्या है बच्चों? नेट पेमेंट मेथड में आपको इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी. नाउ व्हाट इज मेंट बाय इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स? इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स के सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स की इंफॉर्मेशन होगी? नहीं, ऐसा नहीं है. यहां पे इंडिविजुअल का मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को आपने कितना पेमेंट करा ये आपको अवेलेबल है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपने कितना पेमेंट करा ये भी आपको अवेलेबल है. तो अगर इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स की डिफरेंटली अवेलेबल होती है कि आपने इक्विटी के लिए इतना पेमेंट करा है, प्रेफरेंस के लिए इतना पेमेंट करा है, देन वी आर एलिजिबल टू अप्लाई व्हाट? नेट पेमेंट मेथड. बट सोचिए अगर आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो कि एग्जैक्टली आपने कितने का पेमेंट करा है, कौन सी फॉर्म के अंदर पेमेंट करा है, अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है, देन वी हैव टू अप्लाई द नेट एसेट मेथड. एंड व्हाट इज मेंट बाय नेट एसेट्स? इट इज सिंपली द टोटल ऑफ योर एसेट्स reducing the external liabilities, but such adjustment is to be done at which values? The market values. ठीक है. अब बच्चे क्या सोचते हैं कि सर अगर हम यहाँ पे मार्केट वैल्यूज पे निकाल रहे हैं तो क्या हम परचेज मेथड फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि आपने हमको सिखाया कि मर्जर के मेथड में हमें मार्केट वैल्यू नहीं लेनी है. बच्चों एक बात आप ध्यान रखें, टाइप्स ऑफ एमैल्गमेशन एंड द कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन आर सेपरेट पॉइंट्स. डोंट ट्राई टू मर्ज देम अप. अगर आप इनको मिक्सअप करेंगे तो आप बहुत बड़ी परेशानी में आने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. जो भी ये टाइप्स ऑफ एमैल्गमेशन के दोनों मेथड्स थे, इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ परचेज, ये हम अप्लाई करेंगे जब हम एंट्रीज लिखेंगे, ठीक है ना. जब खरीदने वाली कंपनी की किताबों के अंदर एंट्रीज बनाएंगे तब हम उसे अप्लाई करने वाले हैं, और कहीं भी आपको अप्लाई नहीं करना. परचेज कंसिडरेशन यहां पे एक सेपरेट टॉपिक है, ठीक है. अकाउंटिंग एंट्रीज एक सेपरेट टॉपिक चलेगा अपना. तो जब अकाउंटिंग एंट्री समझेंगे तो हम बात करेंगे इन दोनों मेथड्स की. परचेज कंसिडरेशन में आपको यहां पे ये नहीं सोचना कि मर्जर का नेचर है या परचेज का नेचर है, ठीक है. आपको केवल यहां पे ये ध्यान देना है कि हमें परचेज कंसिडरेशन जो पीसी है उसको निकालते समय हमें यहां पे इन दोनों मेथड्स का इस्तेमाल करना होगा. या तो होगा नेट पेमेंट मेथड या फिर होगा नेट एसेट मेथड. इज दैट क्लियर? चलिए तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखें. आपको मेरी जो किताब है वो निकालनी पड़ेगी जो आपको मैंने दे रखी है. लेट अस फाइंड सम क्वेश्चंस टू कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन. कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 ऑन पेज नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर इन माय बुक. द फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज ऑन 31/3/2015. बच्चों ए लिमिटेड का बैलेंस शीट गिवन है 31/3/15 को. 14,000 equity shares of ₹100 each, fully paid amount is 14 lakh. General reserve is 10,000. 10% debentures 2 lakh. Trade payables 2,40,000. Bank overdraft 50,000. Sundry assets 18 lakh. Discount on issue of debentures 10,000. Profit and loss account debit में है, नुकसान है 90,000. R Limited agreed to take over the business of A Limited. R Limited is taking over the business of A Limited. So here R Limited is which company? Transferee or transferor? It is definitely a transferee company. The one who is making the purchase, the one who is doing the acquisition is what? Transferee. And the one that is being sold is what? The vendor company or the transferor company. यानी यहाँ पे जो A Limited है बच्चों वो है transferor company. कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन अंडर द नेट एसेट्स मेथड. यहां पे तो क्वेश्चन ने खुद नहीं आपको बता दिया, नेट एसेट्स मेथड को इस्तेमाल करके निकालना है परचेज कंसिडरेशन. ध्यान रहे जरूरी नहीं है क्वेश्चन में हर बार आपको मेथड मेंशन्ड आए. आपको अपना खुद का एक्यूमेन यूज करके ये जज करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड एप्लीकेबल होगा. और उसके लिए बच्चों बहुत ही सिंपल सी कहानी है. आप जरा फिर से यहाँ पे देखें, नेट पेमेंट मेथड जब अप्लाई करेंगे तो आपको इंडिविजुअल पेमेंट्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी कि हमने इक्विटी शेयर होल्डर को एग्जैक्टली कितना पेमेंट करा है, कौन से फॉर्म में करा है, किस रेशियो में करा है, ये सारी की सारी बातें अवेलेबल होंगी. बट
नेट एसेट मेथड तब अप्लाई करना पड़ता है जब नेट पेमेंट मेथड को अप्लाई करने के लिए सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारे पास दो तरह के शेयर होल्डर्स थे, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमें एग्जैक्टली कितना पेमेंट करना है वो तो क्वेश्चन में गिवन है, कौन से फॉर्मेट में करना है वो भी गिवन है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब आप नेट पेमेंट मेथड को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको अप्लाई करना पड़ेगा नेट एसेट मेथड टू फाइंड आउट द परचेज कंसिडरेशन। इज दैट क्लियर? तो ध्यान रखें कि जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है to find out the PC is the net payment method. But if you are not able to apply it because of the lack of information available नहीं है इसलिए अप्लाई नहीं कर पा रहे, then we will move on to the net asset method. Okay? आगे क्या लिखा है देखिए, the market value of 75% of the sundry asset is estimated to be 12% more than the book value. कहते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स हैं जिसकी वैल्यू कितनी है 18 लाख, ऐसा कहा जाता है कि ये जो 18 लाख के सन्ड्री एसेट्स हैं उसका जो 75% है दैट इज 12% मोर देन द बुक वैल्यू एंड दैट ऑफ रिमेनिंग 25% एट 8% लेस देन द बुक वैल्यू, और जो रिमेनिंग 25% है वो 8% कम पे है। द लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यूज, लाइबिलिटीज का टेक ओवर बुक वैल्यूज पे किया गया है, और यहां पे एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी है दैट इज वर्थ ₹25,000। ओके, अब आप एक बात समझें, यू आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी आर लिमिटेड। आप अपने आप को यह अज्यूम करें कि आप आर लिमिटेड के ओनर्स हैं एंड आपने टेक ओवर कर लिया बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड। तो पहली बात तो वर्ड क्या है, टेक ओवर। इट इज अ केस ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का केस है, ठीक है। जहां पे आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई कंपनी ए ने कंपनी बी को खरीद लिया, कंपनी बी का एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है, अब केवल कंपनी ए दुनिया के सामने है, यानी जो कंपनी बी है वो कंपनी ए के अंदर क्या हो गया, ब्लेंड हो गया, उसी के अंदर समा गया। तो यहां पे भी आप देखिए आर ने ए को टेक ओवर करा। टेक ओवर का मतलब क्या है, बेसिकली बिजनेस परचेज कर लिया, आर ने ए का बिजनेस खरीद लिया। तो बिजनेस जब खरीदते हैं, व्हाट इज मेंट बाय परचेजिंग द बिजनेस, अगर मैंने किसी का बिजनेस खरीदा इसका मतलब क्या खरीदा, मैंने उसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज को परचेज करा। जब भी आप अकाउंटिंग में कहीं पे टर्म सुने बिजनेस खरीदना, इट मींस व्हाट, टू बाय देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बिकॉज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना, अगर अपन फिजिकल लोकेशंस की बात नहीं करें, अगर अपन सिंपली बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बिजनेस का रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसकी बैलेंस शीट। उसके बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स हैं वही बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो बिजनेस खरीदने का मतलब क्या है, यू आर पेइंग समथिंग फॉर देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नाउ टेल मी, आपको इस बैलेंस शीट में कौन कौन से एसेट एंड लायबिलिटी दिख रहे हैं, आपको इस बैलेंस शीट में कौन कौन से एसेट एंड लायबिलिटी दिख रहे हैं। बच्चे बोलते हैं सर बहुत ही घटिया सवाल है आपका ये, हमें तो यहाँ पे दिख रहा है ये रहा एसेट, देखो सन्ड्री एसेट है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। एक बात बताएं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या आप इसको एसेट क्लासिफाई करेंगे? आर दीज एसेट्स? बताइए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या ये एसेट्स हैं? नहीं, ये तो एसेट्स नहीं है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स तो बेसिकली आपका मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का पार्ट है, इट इज अ फिक्टिशियस एसेट जो बैलेंस शीट में प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है ना। एसेट साइड में लिखा है बट टेक्निकली एज एन एसेट क्लासिफाई नहीं होता। ये वो खर्चा है जो अभी तक राइट ऑफ नहीं करा, हमें इसे राइट ऑफ करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। मोर ओवर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक डेबिट बैलेंस गिवन 90,000 लॉस है, इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इन दोनों को तो अपन एसेट कह ही नहीं सकते ना। अगर हम टेक्निकली हम कंपनी का बैलेंस शीट एनालाइज करें तो कंपनी के बैलेंस शीट में आता है हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या आता है, शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में क्या आता है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो बेसिकली डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर द पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, यानी कि जो सरप्लस की वैल्यू होगी उसमें से अपन डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इन दोनों चीजों को अपन यहाँ पे एसेट क्लासिफाई नहीं कर सकते। आ जाते हैं लायबिलिटीज में। क्या जनरल रिजर्व और इक्विटी शेयर कैपिटल लायबिलिटी हुआ? नो, अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, योर
शेयर होल्डर फंड्स। आगे देखें, क्या 10% डिबेंचर्स लाइबिलिटी है? यस, इट इज अ लाइबिलिटी। ट्रेड पेबल्स, इट इज अ लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, इट इज अ लाइबिलिटी। यानी कि अगर मैं नेट एसेट मेथड को अप्लाई करके परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मुझे वो काम कैसे करना पड़ेगा? आई हैव टू टेक द मार्केट वैल्यू ऑफ माई एसेट्स एंड फ्रॉम दैट आई विल रिड्यूस द मार्केट वैल्यू ऑफ माई लाइबिलिटीज, एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू विल बी नोन एज व्हाट? माई परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बच्चों, पीसी निकालने के लिए बाय द नेट एसेट मेथड यू रिक्वायर, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एसेट्स की वैल्यू, हमें चाहिए लाइबिलिटीज की वैल्यू। बट आपको वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट को देखकर कम से कम ये तो एनालाइज करना आना चाहिए ना कि इसमें से एसेट्स क्या है और लाइबिलिटीज क्या है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप इन तीनों चीजों को ऐड करेंगे और आप बोलेंगे सर ये तो हमारे एसेट्स हो गए। नहीं, ये हमारे एसेट्स नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे हमने एसेट साइड में शो करी हैं, बट टेक्निकली वो एसेट को बिलोंग ही नहीं करते। जैसे कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इट डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एसेट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, इट डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एसेट्स। ठीक है ना, ये एसेट्स नहीं है। बात समझ में आ रही है? इन द सेम वे यहाँ पे जो हमने शेयर कैपिटल लिया, जनरल रिजर्व लिया, ये भी आपकी लाइबिलिटीज नहीं है। हम जब यहाँ पे लाइबिलिटीज की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटसाइडर लाइबिलिटीज। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की। ठीक है ना? चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, अपनी कॉपीज निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 2, और यहां पे हम लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, दैट इज पीसी, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। और इसे हम निकालना चाहते हैं बाय द नेट एसेट्स मेथड। बच्चों, जो भी मेथड आप अप्लाई करते हैं, मैं ये मानता हूं कि वो हमें मेंशन कर देना चाहिए। ठीक है, बाय नेट एसेट्स मेथड। सो व्हाट आर द वैल्यू ऑफ द एसेट्स? जरा हम यहाँ पे देखें एसेट्स की वैल्यू क्या है। तो बच्चों, एज अ पार्ट ऑफ एसेट्स हमारे पास यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स गिवन है। ठीक है ना, एज अ पार्ट ऑफ एसेट्स हमारे पास यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स गिवन है। और इसके बारे में एक बड़ी अजीब सी बात लिखी हुई है कि 18 लाख के कुल सन्ड्री एसेट में जो 75% है उसकी वैल्यू 12% ज्यादा है। तो आप देखें जरा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, आई एम राइटिंग 18 लाख। 18 लाख में जो 75% के सन्ड्री एसेट्स हैं उसकी वैल्यू 12% ज्यादा है। यानी कि अगर हमारा कोई एसेट 100 रुपीज का है तो हमें उसे कितना ट्रीट करना है? 112 का ट्रीट करना है, बिकॉज 12% ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं बाय 112%। ठीक है, बड़ी आसान सी मैथमेटिक्स है। ध्यान दीजिए फिर से, 18 लाख इज द टोटल अमाउंट ऑफ सन्ड्री एसेट। 18 लाख का 75%, बच्चों 18 लाख का 75% की जो वैल्यू है वो 12% ज्यादा है। तो 75% 18 लाख का लेंगे और उसमें 12% ऐड करेंगे, 12% एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। यानी कि अगर कोई एसेट पहले 100 रुपीज का था तो अब वो कितने का माना जाएगा? 112 का माना जाएगा। आगे एक और बात लिखी है कि जो रिमेनिंग 25% एसेट्स हैं उनकी वैल्यू हमें 8% कम माननी है, बुक वैल्यू से 8% कम माननी है। यानी कि अगर कोई पहले एसेट 100 रुपीज का था, देन फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन वो 92 का माना जाएगा। तो प्लस कर रहे हैं यहां पे अपन 18 लाख का 25% और उसका मैंने वैल्यू लिया एट 92%। ठीक है ना? तो जरा देखें, 18 लाख का 75% का 112% और दूसरा है 18 लाख का 25%, इसका 92%। इन दोनों को जोड़ेंगे और हमारे पास सन्ड्री एसेट्स का वैल्यू निकल कर आएगा 19,26,000। 19,26,000। 18 लाख का 75% लिया 112% पर और 18 लाख का 25% लिया 92% पर।
तो वैल्यू आ गया 19,26,000। ओके, और इस सन्ड्री असेट्स की वैल्यू में से हम माइनस करेंगे हमारी लायबिलिटीज, ठीक है ना। जो एसेट्स का टोटल है दैट इज सिंपली 19,20,000, 19,26,000। इस 19,26,000 की वैल्यू में से we have to reduce the value of liabilities, the outsider liabilities। और बच्चों अगर आप यहां पे देखेंगे तो आउटसाइडर लाइबिलिटीज कौन कौन सी हैं? 10% डिबेंचर्स, ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। सो 10% डिबेंचर्स, ट्रेड पेबल्स, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। हाँ जी, 10% डिबेंचर्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं, यानी कि जो उसकी वैल्यू 2 लाख है वही वैल्यू यहां पे अज्यूम करी जाएगी। सो 10% डिबेंचर्स का मैंने यहां पे वैल्यू लिख लिया है 2 लाख। ट्रेड पेबल्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रेड पेबल्स? ट्रेड पेबल्स का वैल्यू है 2,40,000 और इसके लिए भी कुछ लिखा नहीं है। सो 2,40,000, कोई मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है। और वैसे भी क्वेश्चन में एक बात मेंशन करी हुई है कि जो लायबिलिटीज है उनको हमने बुक वैल्यू पे ही टेक ओवर किया है। बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000। ये तो हमारी 3 ऐसी लायबिलिटीज है जो बैलेंस शीट में गिवन थी। इसके अलावा एक और लायबिलिटी है दैट इज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है दैट इज हैविंग एन अमाउंट ऑफ 25,000। हमें इसका एग्जैक्टली नेचर नहीं मालूम कि कौन से नेचर की अनरिकॉर्डेड है, नॉन करंट है या करंट है, बट वी नो दैट देयर इज अ सर्टेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। इन सबको ऐड करेंगे तो मेरे पास टोटल आ जाएगा 5,15,000। एंड एड लेस करने पर हम यहाँ पे निकाल सकते हैं अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन 19,26,000 माइनस 5,15,000, 14,11,000। 14,11,000 is the amount of purchase consideration। तो बच्चों सॉल्यूशन आया समझ में? परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन का पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यहां पे हमने अप्लाई करा है नेट एसेट्स मेथड बिकॉज क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया था। और वैसे अगर क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई नहीं भी करता तो भी आपको अप्लाई करना पड़ता यही मेथड। रीजन बीइंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को एग्जैक्टली कितना पेमेंट करा है और कौन से फॉर्मेट में पेमेंट करा है वो चीज आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। लेट अस कंसिडर द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31st of March 2014। शेयर कैपिटल में आपको यहाँ पे इक्विटी शेयर्स गिवन है ऑफ ₹10 ईच, 7,500। और वैसे ये जो रुपीज है वो इन थाउजेंड्स हैं यानी कि 75 lakhs हो गया। 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच, 25 lakhs है। जनरल रिजर्व 12,50,000, 12% डिबेंचर्स, ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक। तो अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं नेट एसेट मेथड, जितने भी हमें यहाँ पे एसेट्स गिवन है दीज ऑल आर अ पार्ट ऑफ द एसेट्स दैट कैन बी टेकन ओवर। और अगर लायबिलिटीज की बात करें तो 12% डिबेंचर्स, ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज आर द आउटसाइड लायबिलिटीज। अदर इंफॉर्मेशन, Y Limited takes over X Limited on 10th of April 2014। Y ने X का बिजनेस खरीद लिया है तो Y is the transferee company and X is the transferor company। So Y will have to make the payment to X।
Now the debenture holders of X Limited are discharged by Y Limited at 10% premium by issuing 15% own debentures of Y Limited. क्या लिखा है कि हमने X Limited के डिबेंचर होल्डर्स को 10% के प्रीमियम पे डिस्चार्ज करा, यानी कि 10% एक्स्ट्रा पे करा। यानी कि अगर डिबेंचर्स का अमाउंट यहाँ पे गिवन है कितना, आपको यहाँ पे डिबेंचर्स का अमाउंट गिवन है बच्चों 40 लाख रुपीस, ठीक है ना। डिबेंचर्स का अमाउंट गिवन है 40 लाख रुपीस, तो 40 लाख के बदले आपने कितना पे करा होगा, 44 लाख पे करा होगा, एक्स्ट्रा पे करा है। 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड आर डिस्चार्ज्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी 20% के प्रीमियम पे डिस्चार्ज कर दिया by issuing necessary number of 15% preference shares of Y Limited and the face value is 100 rupees each। तो यहाँ पे जो हमने डिस्चार्ज करा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, वो भी 20% के प्रीमियम पे करा और उसके बदले हमने नेसेसरी नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का इंडिविजुअल पेमेंट का फॉर्मेट भी अवेलेबल है। कौन से फॉर्मेट के अंदर पेमेंट करा है, प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में पेमेंट करा है। और दूसरी बात, कितना पेमेंट करा है उसका अमाउंट भी अवेलेबल है, 20% ज्यादा पे करा है। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड इज ₹20 एंड दैट ऑफ वाई लिमिटेड इज ₹30। कहते हैं कि जो एक्स लिमिटेड का इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 20 रुपीज है और जो वाई का इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 30 रुपीज है। वाई लिमिटेड विल इशू इक्विटी शेयर्स टू सैटिस्फाई the equity shareholders of X Limited on the basis of the intrinsic value. However, the entry should be made at par value only. The nominal value of each equity share of Y Limited is ₹10। तो बच्चों यहां पे जो कॉन्सेप्ट आया आप उसमें समझ सकते हैं कि हमें यहाँ पे पेमेंट की जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो पेमेंट है वो इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में करा है, बट कितने शेयर्स के बदले कितने शेयर्स इशू करने हैं वो नहीं गिवन। मेरा कहने का मतलब क्या है, क्या यहाँ पे आपको इस तरह से लिख रखा है कि एक्स लिमिटेड के हर एक शेयर के बदले 2 शेयर देने, नहीं ऐसा नहीं लिखा। क्या यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि एक्स के 2 शेयर्स के बदले 5 शेयर देना है या 3 शेयर देना है या 1 शेयर देना है, नहीं ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है। तो ऐसा नहीं लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्टली कितने के बदले कितने शेयर इश्यू होंगे या जो पेमेंट प्रीमियम पे होगा या डिस्काउंट पे होगा, ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको नोट्स में एक पॉइंट लिखवाया था कि परचेज कंसिडरेशन निकालने का एक और तरीका क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और शेयर एक्सचेंज मेथड। ठीक है, यहां पे अपन क्या करते हैं, यहां पे अपन जो परचेज कंसिडरेशन है वो शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग निकालते हैं और यहां पे हमें एक रेशियो ऑफ शेयर्स निकालना पड़ता है। द रेशियो ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इज कंप्यूटेड एंड मल्टीप्लाइड विद द इंट्रिंसिक वैल्यू। एक अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो शेयर्स के बीच में रेशियो है वो हमें गिवन है। अब ये रेशियो कैसे निकालना है वो आपको मैं सिखा दूंगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंट्रिंसिक वैल्यू एक्स का है 20 और वाई का है 30। जब आगे जाके हम कुछ और बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको इंट्रिंसिक वैल्यू खुद कैलकुलेट करनी पड़े, गिवन नहीं हो। बट क्योंकि ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको इंट्रिंसिक वैल्यू पहले से अवेलेबल है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पर हमें यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है, इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पर हमें यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है कि एग्जैक्टली कितने शेयर्स हमें इशू करने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे हमें ये पता लगाना है कि एग्जैक्टली हमें यहाँ पे कितने शेयर्स इशू करने हैं। कौन सी कंपनी को? पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स को। तो एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को पेमेंट करा जाएगा इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड, बट ये जो पेमेंट करा जाएगा दैट इज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द इंट्रिंसिक वैल्यू। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे ये वाली बात क्या लिखी है, हाउएवर एंट्री शुड बी मेड एट पार वैल्यू ओनली। ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चाहे से आप जो एक्सचेंज का रेशो है, कितने शेयर्स के बदले कितने शेयर्स देने होंगे, चाहे से आप ये एक्सचेंज रेशो जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से निकाल लीजिए, बट
जब एंट्रीज बनाएंगे अकाउंटिंग के पर्पज से, तो वो जो एंट्रीज है वो हमेशा पार वैल्यू पे रिकॉर्ड करी जाएंगी, और जो पार वैल्यू है वाई के शेयर की वो कितनी है, ₹10 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है परचेज कंसिडरेशन। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। परचेज कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। कुछ बच्चे यहाँ पे ये भी सोचते हैं कि सर आप नेट असेट मेथड को अप्लाई क्यों नहीं कर लेते। तो बच्चों नहीं कर सकते, आपको मैंने कहा ना, आपको क्वेश्चन पढ़ के खुद जज करना पड़ेगा कौन सा मेथड यहाँ पे बेस्ट एप्लीकेबल है। ठीक है, सो कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यूज। इंट्रिंसिक वैल्यूज के बेसिस पे हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे अपन दो कैटेगरी के शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने वाले हैं। बेसिकली ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू का मेथड है, यहाँ पे हम इंट्रिंसिक वैल्यू का मेथड अप्लाई कर रहे हैं विद द नेट पेमेंट मेथड, क्योंकि आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पूरा पेमेंट का जो इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल है। ठीक है, सो पेमेंट टू, मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना पेमेंट किया है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना पेमेंट किया है, और ये इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियरली अवेलेबल है। आप देख सकते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में ही पेमेंट करा है, एंड इट इज एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। ध्यान रखें, जो न्यू कंपनी वाई है उसने अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू नहीं करा। देयर इज अ बिग डिफरेंस, पेमेंट प्रीमियम पे करा। जरा समझ कर देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। हम बोलते हैं पेमेंट प्रीमियम पे करा, यानी कि अगर 100 रुपीज का शेयर था तो 100 के बदले 120 पे करा। बट अगर बोलते हैं कि हमने पेमेंट इस तरह से करा कि हमने शेयर्स अपने प्रीमियम पे इशू करे, तो शेयर प्रीमियम पे इशू करना से डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यहां पे हर शेयर के बदले 100 रुपीज ही पे होंगे, बट जो हमारी कंपनी के शेयर इशू होंगे 120 पे होंगे। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। तो उससे क्या होगा, अगर प्रीमियम पे शेयर इशू करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कम निकल कर आएंगे। ठीक है, और अगर पार पे इशू करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर ज्यादा निकल कर आ जाएंगे। ये बात समझ में नहीं आई। मान लेते हैं आपको किसी को 1000 रुपीज का पेमेंट करना है। सुनिएगा मेरी बात, आपको किसी को 1000 रुपीज का पेमेंट करना है, और 1000 रुपीज के पेमेंट के लिए मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूं। या तो हम इसके बदले शेयर इशू करेंगे एट पार, या फिर हम इसके बदले शेयर इशू करेंगे एट प्रीमियम। ठीक है, और हमारे शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज है। तो आप मुझे बताइए कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकल कर आएंगे। आप कहेंगे सर पार वाले केस में आ जाएगा 1000 अपॉन 10, 1000 अपॉन 10। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 100 शेयर्स। यानी कि हमें 100 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे पेमेंट करने के लिए। बट अगर शेयर्स को हमने प्रीमियम पे इशू करा, लेट अस से कि मैं आपको बोलता हूं कि 10 रुपीज के शेयर पे 10 रुपीज का ही प्रीमियम पे किया जा रहा है। 10 रुपीज के शेयर पे 10 रुपीज का प्रीमियम अपन इशू पे लगा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो शेयर का वैल्यू है कितना हो जाएगा, 20। तो बताइए हमें कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, ओनली 50 शेयर्स। तो जब भी प्रीमियम पे शेयर इशू करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू व्हाट, इशू एट पार। बट यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे इशू एट पार है, बट जो पेमेंट है वो प्रीमियम पे है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय पेमेंट एट प्रीमियम, फिर से यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में हम बोलते हैं कि हमने 1000 रुपीज का पेमेंट जो है वो 20% के प्रीमियम पे करा है। ओरिजिनल अमाउंट 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज का पेमेंट 20% के प्रीमियम पे करा, यानी एक्चुअली हमें कितना पे करना है, एक्चुअली हमें पे करना है 1200। बात समझ में आ रही है। सो पेमेंट एट प्रीमियम एंड इशू एट प्रीमियम आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, इनको आप मिक्सअप मत करिएगा। राइट, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रीमियम पे करना है, और जो पेमेंट है वो 15% प्रेफरेंस शेयर्स में करा जाएगा, और 15% प्रेफरेंस शेयर्स किसके हैं, वाई लिमिटेड के हैं। सो वी आर पेइंग हाउ मच, देयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अमाउंट इज 25 लाख। सो पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स in 15% preference shares, in 15% preference shares
ऑफ एक्स ऑफ वाई लिमिटेड, ऑफ वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड के 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जा रहा है वाई लिमिटेड के 15% प्रेफरेंस शेयर्स में, ठीक है। और ये पेमेंट कितना है, 25 लाख का एक्चुअल अमाउंट है, उसमें 20% का प्रीमियम जोड़ देना है। तो जब मैं 25 लाख में 20% का प्रीमियम जोड़ दूंगा तो जो पेमेंट का अमाउंट आएगा दैट हैज टू बी 30 लैक्स, यानी 30 लैक्स तो हमने स्ट्रेट अवे किसको पे कर दिए हैं, 30 लैक्स हमने पे कर दिए हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अब आइए अपन देखते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने कितना पेमेंट करा है। तो मैं यहां पे लिखूंगा पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट कौन से फॉर्मेट में किया जा रहा है, लिखा है कि वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स को खुद के इक्विटी शेयर इशू करेगा, यही लिखा है ना, वाई लिमिटेड विल इशू इक्विटी शेयर्स टू सेटिस्फाई द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। और जो ये शेयर इशू करने का बेसिस बनेगा दैट हैज टू बी द इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस के ऊपर शेयर इशू करे जाएंगे। ओके, तो यहां पे जो पेमेंट है इक्विटी शेयर होल्डर्स को दैट इज टू बी डन इन इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड। The payment to the equity shareholders of X Limited is to be done in equity shares of Y Limited। और पेमेंट करने का जो बेसिस है बच्चों, पेमेंट करने का जो बेसिस है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, दैट हैज टू बी टेकन एज द इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ X। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ X इज 20, ठीक है। सोचिए X आपकी कंपनी है और मेरी कंपनी है Y। मैं आपको पेमेंट करना चाहता हूं, आप उस कंपनी के ओनर हैं और आपने बोला कि सर हमारे एक शेयर की वैल्यू 20 है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, बताओ तुम्हारे पास कितने शेयर्स हैं। तुमने कहा सर हमारे पास हैं शेयर्स, देखिए यहां पे लिखा है इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 75 लाख की टोटल कैपिटल है और 10 रुपीज का एक शेयर है ऑन द फेस वैल्यू। तो इसका मतलब कितने शेयर आपके पास में अवेलेबल है, आज आपके पास अवेलेबल हैं 7,50,000 शेयर्स, हाँ या ना। इतनी बात समझ में आ रही है। मैं आपको कोई भी चीज रटवाना नहीं चाहता हूं, हम एक एक चीज को लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली समझना चाहते हैं। आपकी कंपनी के पास 7,50,000 शेयर्स हैं, मुझे उसके बदले आपको पेमेंट करना है। तो आप कितना पेमेंट मांग रहे हैं पर शेयर, आप बोल रहे हैं कि सर हमारे शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज बट उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आज है 20 रुपए। तो आप मुझसे कितना मांगेंगे, आप मुझसे 10 रुपीज मांगेंगे पर शेयर या आप मुझसे 20 रुपीज मांगेंगे पर शेयर। एक बड़ा सिंपल सा आंसर है कि आपकी डिमांड होगी कि सर आप हमें यहां पे 20 रुपीज पर शेयर पे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो 7,50,000 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर 7,50,000 को मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 75 लाख नहीं, 1.5 करोड़ का पेमेंट करना पड़ेगा। 75 लाख तो उसकी फेस वैल्यू है बट जो पेमेंट वैल्यू है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग है एंड द इंट्रिंसिक वैल्यू इज 20 पर शेयर। सो 20 पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 7,50,000 शेयर्स, द पेमेंट अमाउंट इज 1.5 करोड़। यानी कि बच्चों मैं आपको पेमेंट करूंगा 1.5 करोड़ का अमाउंट। बट जरा सोचिएगा 1.5 करोड़ के अमाउंट का पेमेंट करने के लिए मुझे अपने खुद के शेयर इशू करने पड़ेंगे और मेरे शेयर्स की यहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, मेरे शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू 30 है। द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ माय शेयर्स इज 30, यानी कि 1.5 करोड़ का जो पेमेंट है, 1.5 करोड़ का जो पेमेंट है वो करा जाएगा इन शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड।
आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? 1.5 करोड़ का जो पेमेंट है दैट हैज टू बी डन इन शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड, और वाई लिमिटेड की शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू है 30। कैन यू टेल मी कि हमें कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने पड़ेंगे? 1.5 करोड़ को डिवाइड कर देंगे 30 से, तो सर हमें इशू करने पड़ेंगे 5 लाख इक्विटी शेयर्स। बताइए, हमें यहाँ पे इशू करने पड़ेंगे 5 लाख इक्विटी शेयर्स। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? देखें जरा एक बार, 7,50,000 आर द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, जिसकी फेस वैल्यू है टोटल 75 लाख, बट जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकल कर आई दैट इज हाउ मच? 1.5 करोड़। सो यू आर डिमांडिंग अ पेमेंट ऑफ 1.5 करोड़ in the shares of Y Limited, and the intrinsic value of shares of Y Limited is rupees 30. So it means that Y Limited will have to make the payment by issuing 5 lakh number of shares. इतनी बात समझ में आ गई है सबको? 5 लाख शेयर्स मैंने कैसे निकाले, ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब आगे का और पॉइंट समझिएगा। हम यहां पे इशू कर रहे हैं 5 लाख शेयर्स। ये 5 लाख शेयर्स का जो मैंने क्वांटिटी है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे निकाल लिया, जैसा मुझे क्वेश्चन ने कहा था। देखिए, आप क्वेश्चन ने क्या कहा था कि आपको निकालना है कि वाई लिमिटेड कितने शेयर इशू करेगा। वाई लिमिटेड विल इशू इक्विटी शेयर्स टू सेटिस्फाई द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। तो मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पर ये तो कैलकुलेट कर लिया है कि मुझे कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं, यानी कि मुझे इशू करने हैं 5 लाख इक्विटी शेयर्स। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जो 5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं वो 30 रुपीज पे इशू नहीं करना। 5 लाख इक्विटी शेयर्स 30 रुपीज पे इशू नहीं होंगे। 5 लाख इक्विटी शेयर्स जो हैं वो एट पार इशू होंगे, एट पार, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है कि इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स हैज टू बी रिकॉर्डेड एट द पार वैल्यू। जो एंट्री है वो आपको फेस वैल्यू पे क्रिएट करनी है। तो सर ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। बिल्कुल बच्चों, अजीब बात हो गई है। यानी कि अब हम 5 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो पेमेंट का अमाउंट आएगा 50 लाख। आप सोच रहे हैं सर ये तो लुट गए। यहां पे तो ये जो एक्स कंपनी है उसके ओनर्स लुट गए, क्योंकि उनकी ओरिजिनल फेस वैल्यू 75 लाख है। कहां वो सोच रहे थे कि हमको मिलेगा 1.5 करोड़, और कहां पे ये पेमेंट 1.5 करोड़ की जगह पर हो गया केवल 50 लाख। ये गड़बड़ कैसे हो गई? ये गड़बड़ इस तरह से हुई क्योंकि जो यहाँ पे शेयर्स का बेसिस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है, बट जो इशू का अमाउंट है, जो शेयर का इशू अमाउंट है, दैट इज नॉट द इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट इज द पार वैल्यू ऑफ द शेयर्स। डिफरेंस समझ में आ रहा है? यानी कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे 75 लाख की फेस वैल्यू की कैपिटल के बदले उनको कितना पैसा मिल रहा है? 50 लाख। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को ओवरऑल जो लॉस हुआ कितना हो गया? 25 लाख का लॉस हो गया। हालांकि जरूरी नहीं कि एक्चुअल में इतना ही लॉस निकल कर आए, बट मैं आपको यहाँ पे ऐसे ही बता रहा हूं कि अगर अपन ओनली एंड ओनली फेस वैल्यू से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को 25 लाख रुपीस का लॉस लग चुका है, क्योंकि उनको 75 लाख की कैपिटल के बदले कितना मिलेगा? ओनली 50 लाख का अमाउंट मिलेगा, दैट टू इन हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स? 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ हाउ मच रुपीस? ऑफ रुपीस 10 ईच। ठीक है, ऐसा गड़बड़ क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो एंट्री है वो पार वैल्यू पे बनानी है। अगर ये वाली बात लिखी नहीं होती कि एंट्री हमें पार वैल्यू पे क्रिएट करनी है, अगर मैं मान लेता हूं कि ये वाली बात लिखी भी नहीं आती, तो फिर तो उनको डेफिनेटली कितना मिलता? 1.5 करोड़ मिलता, क्योंकि फिर मैं शेयर्स का इश्यू वैल्यू कितना मान लेता? 30 मान लेता। जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसी को मैं इश्यू वैल्यू मान लेता। बट बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है कि यहाँ पे जो एंट्री है वो पार वैल्यू पे बनाई जाएगी, तो इसका मतलब जो इश्यू है वो किस पे करना पड़ेगा? पार वैल्यू पे करना पड़ेगा। कॉमन सेंस वाली बात है। सोचिए, अगर आपने 30 रुपीज पे इश्यू करा तो आपको एंट्री भी 30 रुपीज से क्रिएट करनी पड़ेगी ना। फिर पार वैल्यू से एंट्री कैसे बनी? पार वैल्यू से एंट्री बनाने का मतलब यह है कि जो इश्यू है वो भी किस पे होगा? पार वैल्यू पे होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब देखिए, इसको अपन फेयरली यहां पे लिखते हैं, इन सब बातों को फेयरली अपन लिखते हैं।
तो इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड का पेमेंट करने के लिए हम यहाँ पे वर्किंग शो कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, क्योंकि एक्स लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है। सो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड आर 7,50,000, राइट। फिर मैंने यहां पे लिखा इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर किस कंपनी का? एक्स कंपनी का, दैट इज ₹20। तो यहां पे टोटल शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,50,00,000। 1,50,00,000 is the total value of share capital on intrinsic value basis। इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पर जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है वो कितना है? 1.5 करोड़ है। इसको मैंने डिवाइड कर दिया। दिस टोटल वैल्यू इज टू बी डिवाइडेड विथ द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ वाई लिमिटेड, क्योंकि जो शेयर इशू करने का बेसिस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू माना गया है, दैट इज ₹30। सो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, तो यहां पे हमें इशू करने पड़ेंगे 5 लाख इक्विटी शेयर्स। We have to issue 5 lakh equity shares to the equity shareholders of X Limited. And what is the value? Total payment is 5 lakh into 10. So 5 lakh into 10 is 50 lakhs। ठीक है। 7,50,000 शेयर्स थे जिनकी फेस वैल्यू 75 लाख थी। 75 लाख के बदले 50 लाख दिया जा रहा है। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन इज हाउ मच? इट इज 80 lakhs। द परचेज कंसिडरेशन अमाउंट इज 80 लाख रुपीज। बहुत ही घुमा फिराकर यहाँ पे जो क्वेश्चन है पूछा गया था। सबसे पहले उसने इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पर हमसे ये पता लगवाया कि हमें कितने शेयर इशू करने हैं। फिर शेयर यहाँ पे जो इशू करने हैं उसका वैल्यू माना जाएगा दी फेस वैल्यू, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में लिख कर दिया था कि जो आपको एंट्रीज क्रिएट करनी है दैट इज टू बी डन एट पार वैल्यू। तो इसलिए जो हमने मल्टीप्लीकेशन है लास्ट में वो किससे करा है? पार वैल्यू से करा है। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर यही एक बहुत खास बात है कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ गलती डेफिनेटली हो जाएगी। एक एक वर्ड को बहुत यहाँ पे ढंग से एनालाइज करके चलना है। एंड परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन इज बेसिकली द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर लार्ज क्वेश्चंस ऑफ अमेलगमेशन। जो भी यहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे ना उसके अंदर आपका पहला स्टेप ही ये होगा। अगर आपका पहला स्टेप ही रॉन्ग हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो आगे की एंट्रीज हैं उनके अमाउंट भी गलत निकल कर आएंगे। तो इस पर्टिकुलर स्टेप पे आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। एंड कुछ भी नहीं है बहुत आसान, बस आपको जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो बहुत ढंग से रीड करनी है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा।
S Limited is absorbed by P Limited. The draft balance sheet of S Limited is as under. तो यहाँ पे 2007% प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है 100 ईच, फुल्ली पेड अप ₹2 लाख। 5000 इक्विटी शेयर्स गिवन है 100 ईच, फुल्ली पेड अप, अमाउंट है 5 लाख। रिजर्व्स का अमाउंट है 3 लाख। 6% डिबेंचर्स का अमाउंट है 2 लाख एंड ट्रेड पेबल्स का अमाउंट है 1 लाख एंड द वैल्यू ऑफ सन्ड्री असेट्स इज 13 लाख। पी लिमिटेड हैज एग्रीड टू इशू, क्या इशू करेगा पी लिमिटेड? 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच in the ratio of 3 shares of P Limited for 4 preference shares in S Limited। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको एग्जैक्टली शेयर इशू करने का रेशियो गिवन है कि P Limited, जो P Limited है यानी कि जो नई कंपनी है, जो ट्रांसफरी कंपनी है, वो ट्रांसफरर कंपनी S Limited के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितने शेयर्स का पेमेंट करेगा वो गिवन है। यानी कि S Limited के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के हर 4 शेयर के बदले खुद के 3 शेयर देगा। ठीक है, पी लिमिटेड अपने खुद के प्रेफरेंस शेयर इशू करेगा 3, किसके बदले? एस लिमिटेड के हर 4 प्रेफरेंस शेयर्स के बदले। टू इशू टू द डिबेंचर होल्डर्स इन एस लिमिटेड 8% मोर्टगेज डिबेंचर्स एट ₹96 इन ल्यू ऑफ 6% डिबेंचर इन एस लिमिटेड विच आर टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो यहाँ पे जो लिखा है कि डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करा जाएगा, और जो डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट है वो कैसे करा जाएगा? कहते हैं कि डिबेंचर होल्डर्स का जो पेमेंट है वो 20% के प्रीमियम पे करा जाएगा, और 20% के प्रीमियम पे पेमेंट करने के लिए हम यहाँ पे अपने खुद के डिबेंचर इशू करेंगे। ठीक है, आगे देखें। टू पे ₹20 पर शेयर इन कैश एंड टू इशू 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, मार्केट वैल्यू ₹125 इन ल्यू ऑफ एवरी 5 इक्विटी शेयर्स हेल्ड इन एस लिमिटेड। और आगे क्या लिखा है? टू अज्यूम द लायबिलिटी ऑफ ट्रेड पेबल्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन। अब बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर भी और पिछले क्वेश्चन के अंदर भी आप देख सकते हैं कि पिछले क्वेश्चन में हमने एक पॉइंट स्किप कर दिया था, वो था डिबेंचर होल्डर्स का पॉइंट। कई बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि सर आपने ये डिबेंचर होल्डर्स का जो पेमेंट है वो तो लिया ही नहीं पीसी को निकालते वक्त। तो बच्चों आपको मैंने नोट्स में क्लियरली ये बात स्टेट करवा रखी है कि परचेज कंसिडरेशन निकालते समय हमें वही पेमेंट्स लेने हैं जो स्पेशली शेयर होल्डर्स को करे गए हैं। अगर शेयर होल्डर्स के अलावा किसी और लायबिलिटी का पेमेंट किया है तो वो कंसिडर नहीं करा जाएगा। बात समझ में आ रही है? When you are applying the net payment method, the payment made to anybody except the owner is not accepted to find out the amount of purchase consideration। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे आप देखिए हमने जब पेमेंट्स लिए, इंडिविजुअल पेमेंट लिए, तो हमने यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट नहीं लिया। इन द सेम वे जब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी हम डिबेंचर होल्डर्स को जो पेमेंट कराए उसे नहीं लेंगे, जो हमने लाइबिलिटीज का पेमेंट कराए उसको भी नहीं लेंगे, जो हमने इंडिविजुअली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करा और इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करा, हमें वही कंसिडर करना है, उसके अलावा कुछ भी और कंसिडर नहीं करना है। इज दैट क्लियर? सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, एंड हियर वी आर अप्लाइंग द नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड क्यों अप्लाई किया जा रहा है? क्योंकि आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर का एंड इक्विटी शेयर होल्डर का इंडिविजुअल पेमेंट का इंफॉर्मेशन दे रखा है। आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितने शेयर्स के बदले कितना शेयर दिया वो गिवन है, आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनके पुराने शेयर्स के बदले कितने नए शेयर्स दिए वो गिवन है, प्लस उनको कैश के अंदर पेमेंट करा ये भी अवेलेबल है। Since every information is available regarding the payment to individual shareholders, we have to apply the net payment method। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में मेथड कौन सा यूज करना है वो गिवन नहीं था, बट हमने खुद की इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग ये जज कर लिया कि यहाँ पे जो है नेट पेमेंट मेथड अप्लाई करा जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स
कौन सी कंपनी के ऑफ एस लिमिटेड, इस बार मैं क्लियरली स्टेट ही कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। पहले मैंने ऊपर कंपनी स्टेट नहीं करा था, बट यहाँ पे मैं क्लियरली स्टेट कर रहा हूँ, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ एस लिमिटेड। और इनको जो पेमेंट है वो कैसे करा जाएगा, दे आर टू बी पेड इन 9% preference shares of which company? Of P Limited. In 9% preference shares of P Limited. इनका जो पेमेंट है वो P Limited के प्रेफरेंस शेयर्स में किया जाएगा। ऑल राइट, चलिए देखते हैं कितना कितना पेमेंट करना है। जितने भी उनके पुराने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उनके पुराने नंबर ऑफ शेयर्स हैं 2000। सो 2000 शेयर्स दे आर हैविंग। इन 2000 शेयर्स का पेमेंट कैसे होगा, लिखा है इन रेशियो ऑफ 3 शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड फॉर 4 प्रेफरेंस शेयर्स इन एस लिमिटेड। यानी कि उनके 4 शेयर के बदले आपको 3-3 शेयर इशू करने हैं। तो अगर टोटल 2000 शेयर्स हैं और 4 शेयर के बदले 3 शेयर मिलेंगे, तो 2000 को डिवाइड कर दिया 4 से, यानी कि ऐसे 500 ग्रुप्स क्रिएट हो गए। आप समझ रहे हैं, 4 शेयर्स का एक ग्रुप है, 4 शेयर्स के एक ग्रुप के बदले हमारी कंपनी के 3 शेयर्स मिलेंगे। तो आपको चेक करना है कि ऐसे पुरानी कंपनी के कितने ग्रुप्स बन जाएंगे। पुरानी कंपनी के पास कुल मिलाकर 2000 प्रेफरेंस शेयर्स है और 4-4 के ग्रुप के अंदर पेमेंट करना है, तो इसका मतलब 500 ग्रुप ऑफ शेयर्स के बदले आपको 3-3 शेयर इशू करने, हर ग्रुप के लिए 3 शेयर्स देने, यानी कि इन टोटल यहाँ पे कितने शेयर इशू हो जाएंगे, 1500। और जो शेयर्स हैं वो कौन सी वैल्यू पे इशू होंगे, एट ₹100 ईच, बिकॉज यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या मानना पड़ेगा कि जो इशू है वो फेस वैल्यू पे करा जाएगा, दैट इज 100 ईच। सो व्हाट इज द अमाउंट दैट वी गेट, 1500 into 100, दैट इज 1,50,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जा रहा है 1,50,000। अब इनका ओरिजिनल फेस वैल्यू कितना है, 2 लाख, और पेमेंट कितना मिल रहा है, 1,50,000। अब यहाँ पे लॉस दिख रहा है कितने का, 50,000 का। आगे देखें, पेमेंट करना है इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी। सो पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अगेन ये भी कौन सी कंपनी के हैं, ऑफ एस लिमिटेड, एंड दे आर टू बी पेड इन विच फॉर्मेट, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर टू बी पेड सम कैश। हाउ मच कैश, इनको कैश पे किया जा रहा है, बच्चों ध्यान देना, इनको कैश दे रहे हैं अपन ₹20 पर शेयर, हर शेयर के बदले 20 रुपीज का कैश दिया जा रहा है। 5000 शेयर्स हैं, 5000 शेयर्स पर हर शेयर पे 20 रुपीज का कैश, कितना अमाउंट निकल कर आएगा, 5000 into 20, दैट इज 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज तो कैश के फॉर्म में दिए जाएंगे। दूसरी बात, इनको पेमेंट इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में भी किया जाएगा, इन इक्विटी शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड। और पी लिमिटेड अपने इक्विटी शेयर किस तरह से इशू कर रहा है, देखें जरा, पी लिमिटेड इज इशूइंग 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, जिनका मार्केट वैल्यू है 125, इन ल्यू ऑफ एवरी 5 शेयर्स हेल्ड इन एस लिमिटेड। एस लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के हर 5 शेयर के बदले उनको न्यू कंपनी के 6 शेयर्स मिलेंगे, जिनकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 125। तो मुझे बताएं, अगर इनके पास, अगर पुरानी कंपनी के पास 5000 शेयर्स हैं और 5-5 शेयर्स के ग्रुप के अंदर पेमेंट करा जा रहा है, तो इसका मतलब 1000 ग्रुप्स हो गए, और हर ग्रुप में कितने शेयर्स हैं, 5 शेयर। इनको हर ग्रुप के बदले कितना शेयर मिलेगा, 6 शेयर मिलेगा। 5 शेयर्स के एक ग्रुप के बदले 6 शेयर्स मिलेंगे न्यू कंपनी में। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 125। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा, क्या क्वेश्चन में कोई ऐसी बात लिखी है कि जो पेमेंट है वो आपको पार वैल्यू पे करना है, नहीं ना, ऐसा नहीं लिखा। पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ था, देखो, कि जो पेमेंट है उसकी एंट्री पार वैल्यू पे बनाई जाएगी, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई पार वैल्यू से करा था, इंट्रिंसिक वैल्यू से नहीं करा था। बट यहाँ पे
हमें क्लियरली दिख रहा है कि ऐसा कोई भी स्टेटमेंट गिवन नहीं है, इसका मतलब कि जो पेमेंट होगा वो डेफिनेटली कौन सी वैल्यू पे होगा, मार्केट वैल्यू पे होगा। सो 1000 ग्रुप के बदले 6 शेयर्स, यानी कि कुल मिलाकर 6000 शेयर्स, 6000 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 7,50,000, 7,50,000। और इन सबको ऐड करने पर आ जाएगा अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, दैट इज हाउ मच, 10 lakh rupees. The total purchase consideration that we get is 10 lakh rupees. Is the point clear to everyone? The calculation of purchase consideration in this case is clear or not? चेक कर लें जरा सॉल्यूशन अपना, नोट कर लें। हो गया? चलिए, तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आज होमवर्क में दे रहा हूं, आपको सॉल्व करके लाना है और खुद समझना है कि यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करा जाएगा, नेट एसेट मेथड अप्लाई करा जाएगा या नेट पेमेंट मेथड होगा या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू का मेथड अप्लाई किया जाएगा। और आपके जो होमवर्क के क्वेश्चंस हैं बच्चों, वो है क्वेश्चन नंबर 6, मार्क कर लें जरा, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 लैंग्वेज इसकी बहुत अच्छी है, ढंग से पढ़कर सॉल्व करना। एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में एक बात और ये है कि हमें लास्ट में कुछ जर्नल की एंट्री पूछी है, तो बच्चों आपको ये वाला पॉइंट अभी इग्नोर कर देना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा अगली क्लास में कि जर्नल की एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं। फिलहाल के लिए आपको ये जो एंट्री बनाने वाला पॉइंट है इग्नोर करके चलना है। आपको यहाँ पे 6, 7 एंड 8 तीनों क्वेश्चंस में ही क्या कैलकुलेट करना है, परचेज कंसिडरेशन। और ध्यान रखें पीसी निकालते वक्त आप हमारे रूल्स का ध्यान रखिएगा, रूल्स को समझिएगा। रूल्स सिंपल से हैं कि जो भी पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को करा गया है, दैट इज ओनली अ पार्ट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन, नथिंग एल्स। उसके अलावा आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है सब फालतू इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एंट्रीज करने के काम में आएंगी। पीसी निकालते वक्त आपको सिर्फ ये देखना है कि हमने इंडिविजुअली इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना पेमेंट करा, हमने इंडिविजुअली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए कितना पेमेंट करा। दैट इज द ओनली यूजफुल थिंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। हाँ, अगर आप पीसी को निकालते हैं एज पर द नेट एसेट मेथड, तो फिर आपको चेक करना पड़ता है कि असेट्स की मार्केट वैल्यू कितनी है, लायबिलिटी की मार्केट वैल्यू कितनी है, और उनका जो डिफरेंस होगा दैट इज योर परचेज कंसिडरेशन, राइट। तो 3 क्वेश्चंस होमवर्क में करके लेकर आना है। उसके अलावा जो हमने अभी तक कंटेंट पढ़ा है, जो हमने समझा है, उसको आपको रिवाइज करके आना है। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय।